Hello friends, welcome to ACS, your education mentor. Friends, नीट यूजी 2018 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। जो इंडिया लेवल पे जो काउंसलिंग हो रही थी एमसीसी पे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिसमें पूरा इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी स्टेट्स, उसके 3 राउंड हो चुके हैं, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। जो एमसीसी का काम था उसने एमसीसी ने अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया है। और उसके पैरेलल साइड अगर हम जो देखते हैं, जो स्टेट वाइज की जो काउंसलिंग होती है, जो सारे स्टेट्स की हो रही थी, उसमें भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ने, कुछ ही 1-2 स्टेट्स रह गए हैं, बाकी सारे मैक्सिमम स्टेट्स की भी काउंसलिंग के 3 राउंड हो चुके हैं अभी तक। अब स्टूडेंट काफ़ी क्यूरियस हैं, एक वर्ड सुन रहे हैं, स्टे वैकेंसी राउंड, कि लास्ट में जाते जाते ये 4-5 दिन की काउंसलिंग हो रही है, इसमें क्या होता है, हम कैसे पार्टिसिपेट करें, हम एलिजिबल हैं कि नहीं, हम कहाँ के लिए एलिजिबल हैं, हम कौन से कॉलेज में ट्राई करें कि हमको वो कॉलेज मिल जाए, क्या हमको कोई बजट कॉलेज मिल सकता है। काफ़ी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उतने ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आज के सेशन में हम स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको मदद मिल सकती है कि स्टे वैकेंसी राउंड होता क्या है और पिछले सालों में स्टे वैकेंसी राउंड कैसे हुआ था। फ्रेंड्स, एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही एमसीसी ने बता दिया था कि एमसीसी 3 राउंड की काउंसलिंग करेगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, जिसको सीट उसमें नहीं मिलती है वो सेकेंड राउंड में ट्राई कर ले, और जिसको दोनों में नहीं मिलती है वो लास्ट राउंड में ट्राई कर ले। तीनों राउंड एमसीसी ने करा दिए हैं। अब स्टे वैकेंसी राउंड वो है जो 26 की इवनिंग के बाद, यानी कि 27 के मॉर्निंग से कॉलेज के लेवल से होगा। उसमें एमसीसी का कोई भी रोल नहीं होगा, ना ही आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल करना है, ना ही आपको चॉइस लॉकिंग करनी है, ना ही आपको रिजल्ट वहाँ से देखना है, ना ही आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, जैसे कि अभी आप कर रहे थे। यहाँ पे जो भी होगा आपके इंस्टीट्यूट के लेवल पे होगा, कॉलेज के लेवल पे होगा। एमसीसी का काम था यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट को एलिजिबल कराना। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, जिन्होंने पहले एमसीसी के पोर्टल पे, उसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एप्लीकेशन कॉस्ट 5000 रुपीज़ का पे कर रखा है, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे कर रखी है और अभी उनके हाथ में कोई सीट नहीं है, वही बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी का पार्ट। अब सीट कैसे मिलती है? जो भी कॉलेज होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कर्नाटक के 2-4 कॉलेज का नाम ले लेते हैं। कर्नाटक में कॉलेज हो गया आपका सिद्धार्था तुमकुर, एसडीयू कोलार, जीएसएस मैसूर, केली बेलगांव, ये 4 कॉलेज हमने कर्नाटक के लिए लिए। महाराष्ट्र में हम देखते हैं डीवाई पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एमसीसी की वेबसाइट में ना फिल करके कॉलेज के रिस्पेक्टिव साइट पे करना है। सीट कहाँ कितनी वैकेंट होगी, ये काफ़ी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सीट कहाँ पे अवेलेबल होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे अप्लाई करूँ। वो 20 ये जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनको फीस सबमिट करने का टाइम मिला था मॉपअप राउंड के, अभी ये स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट कर रहे हैं। ये 25 कल तक फीस सबमिट करेंगे, 26 तक सबमिट करेंगे। 26 की इवनिंग पे सीट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। या तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पे पता चलेगा कि अब किस कॉलेज में कितनी वेकेंट सीट्स रह गई हैं, या तो आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज से पता चलेगा कि अब उसके पास कितनी वेकेंट सीट रह गई हैं। इस तरह से आप पता कर पाओगे 27 की मॉर्निंग में, वरना 26 की इवनिंग में, कि कहाँ पे अब कितनी सीट्स वेकेंट रह गई हैं। आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, कॉलेज का फॉर्म फिल करना है। कॉलेज के पास जितने भी सीट्स हैं उसके 10 गुना वो बच्चों को बुला सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज के पास 300 सीट हैं, तो वो 300 बच्चों को काउंसलिंग में अपने पास बुलाएगा और फिर उसमें से सीट अलॉट करेगा। इस तरह से काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है। ज़्यादातर सीट्स अभी साउदर्न इंडिया में रह गई हैं, वेस्टर्न इंडिया में रह गई हैं, वहाँ पे आपको सीट मिलेगी। स्टे वैकेंसी राउंड में एक बहुत ही मेजर पॉइंट होता है, जिसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन कॉलेजेस के पास एनआरआई की सीट्स होती हैं, एनआरआई कोटा होता है, वो एनआरआई कोटा की सीट्स अभी तक ऑलरेडी फिल नहीं हुई हैं, वो सीट्स भी आ जाती हैं। एनआरआई सीट्स आ जाती हैं। अब स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि जो एनआरआई की जो फीसेस थी, क्या वही फीसेस लगेंगी कि जो नॉर्मल मेमिन कोटा की फीसेस होती हैं वो लगेंगी? देखिए, इसके लिए अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज की क्या टेंडेंसी है, कॉलेज की क्या नीयत है, वो कैसा लेना चाहता है। बिकॉज अगर हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है,
कि लाइक कॉलेज एडिशनल पैसा नहीं मांगता है, एनआरआई की फीस नहीं मांगता है, तो ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल कॉलेज एनआरआई की फीसेस मांगते हैं, वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं, फीसेस से ज़्यादा पैसा मांगते हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी 15% सीट को एनआरआई में इसीलिए कन्वर्ट करवाया था कि वो स्टूडेंट से ज़्यादा फीसेस ले सकें, ज़्यादा फीस वाले स्टूडेंट उस कॉलेज में आके पढ़ाई कर सकें, उनको ऐसे स्टूडेंट मिल सकें जो ज़्यादा अमाउंट दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 15% सीट्स ली थी। अगर उनको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो ऑलरेडी कम फीसेस में बहुत ही पहले अपनी सीट्स को क्लोज कर लेते हैं। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि सभी कॉलेज मांगते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सेटल डाउन कर लेते हैं, जो नॉर्मल मेमिन कोटा की सीट्स होती हैं उसी पे सीट दे देते हैं, एडिशनल अमाउंट नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। कैसे पता होगा आपको कि कौन से कॉलेज में एस्टर लगेगी? वो आप कॉलेज से बात करोगे। अब आपको भी पता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज को फ़ोन करते हैं, उधर से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, वो बात नहीं करते हैं, फ़ोन रख देते हैं, कॉलेज में आने के लिए कहते हैं कि आइए आप मुझसे डायरेक्टली मिलिए। ये सब काफ़ी से लिटिगेशंस हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स आप ही लोगों का फ़ोन आता है, आप बता रहे हो कि हम इस कॉलेज में जा रहे हैं। जो बच्चे कर्नाटक में गए थे, कर्नाटक के पास एक नोटिस आया है कि आपके पास जो एनआरआई की सीट्स बची हैं आप उसको मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और उसकी फ़ीस को भी कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन आप उस अगर लेटर को उठा के देखो तो वो ऑर्डर नहीं आया, वो रिक्वेस्ट आई है कॉलेज से, डायरेक्टर जनरल का जो है मेडिकल से, वो रिक्वेस्ट आई है कि काइंडली कॉलेज अथॉरिटीज़ अपनी सीट को कन्वर्ट करने का करें। ये एक रिक्वेस्ट करी गई है उनसे। सो जो लास्ट एंड फाइनल डिसीजन रहता है यहाँ पे कॉलेजेस का रहता है, बिकॉज सीट्स उनकी हैं। कॉलेज को वही बच्चों का एडमिशन लेना है जो एलिजिबल हो, नीट के एग्जाम में एलिजिबल हो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बनता है आपका 96 नंबर का फॉर कैटेगरी स्टूडेंट, 118 फॉर नॉर्मल स्टूडेंट, आपके पास वो हो, और आप लाइक एमसीसी के डीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप डीम के पोर्टल में रजिस्टर्ड हो, आपने वहाँ पे एप्लीकेशन भर रखा हो, फिल कर रखा हो, अपनी सिक्योरिटी और एप्लीकेशन कॉस्ट पे कर रखा हो, या आप फॉर एग्जांपल केईए के कॉलेज में जा रहे हो तो आप केईए में रजिस्टर्ड हो, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी थी वो बनी रहे, तब आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कॉलेज अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर रही है, बट लास्ट एंड फाइनल डिसीजन कॉलेजेस का रहता है। कुछ कॉलेजेस इसमें एडिशनल अमाउंट क्या, जो इनकी एनआरआई की फीस है वही एडिशनल है, वही काफ़ी ज़्यादा पैसा है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि लाइक आप मुझे पहले ईयर में इतना एडिशनल का जो कट का अमाउंट आ रहा है, जो माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो, कैपिटेशन, डोनेशन, एक्स्ट्रा अमाउंट, मार्जिन अमाउंट, जो भी आपको नाम देना हो नाम दे लो। नाम सब खोखले होते हैं, अंदर की मीनिंग ये है, उसका मेन मटेरियल ये है कि मोर मनी, तो आप पहले साल में दे दो। कुछ लोग इसमें स्प्लिट कराते हैं कि लाइक यू कैन गिव दिस पेमेंट इनटू लाइक इन द होल एकेडमिक ईयर, लाइक जो आपका 4.5 साल का या 5 साल का टाइम है या 3 साल का उनको टाइम देते हैं कि आप इसमें दे दो। इस तरह से एडमिशन होते हैं। लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे 2017 में, इसमें स्टे वैकेंसी राउंड में एक साइबर क्राइम भी देखने को मिला था। काफ़ी बच्चे कॉलेज की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे, बट उनके सर्वर्स डाउन जा रहे थे। ये एक तरह का साइबर क्राइम होता है। रिजल्ट आया तो उसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़े हुए थे। इस तरह से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं स्टूडेंट्स आप लोग को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है कि कोई गलत कर रहा है या क्या करना है। हमको परफेक्ट बनना है कि चाहे आगे कितनी भी प्रॉब्लम हो हम उससे ऊपर सोचें और उससे बेटर देखें। अभी तक जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिली उनका मेजर रीज़न ये था सीट ना मिलने का, या फर्स्ट रीज़न ये था कि या तो उनके पास बजट नहीं था, और जिसके पास बजट था तो वो बंदा कंफ्यूज था। कंफ्यूज इसलिए था बिकॉज उसने एक सपना देख लिया था। सपना हम सोते हुए भी देखते हैं और जागते हुए भी देखते हैं। अगर आपने फ्यूचर की कोई चीज़ सोच ली तो वो एक सपना ही हो गया, बिकॉज लाइफ हम प्रेजेंट में जीते हैं। उन्होंने सपना देखा था कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, उनके पास बजट था, उस कॉलेज उस स्कोर पर उनको दूसरा कॉलेज मिल रहा था, बट उन्होंने सुना नहीं, वो उसी कॉलेज के लिए एम कर रहे थे जो उनको कॉलेज नहीं मिल सकता था, इसलिए उनको ईयर ड्रॉप हो गया, उनको वो सीट नहीं मिल पाई। तो मॉप अप स्टे वैकेंसी राउंड में आपके पास होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन आप एट द सेम टाइम 5 कॉलेज में कर सकते हो, वो ऑनलाइन हो रहा है। 4 कॉलेज में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन हो रहा है। बट जब आपको प्रेजेंट होना होगा तो आपको फिजिकली उस कॉलेज में स्पॉट पे जाना पड़ेगा। तो आपको कहाँ कहाँ से कॉल आती है, आप उसी कॉलेज में जाओगे जहाँ से आपको कॉल आती है, ऑफर आता है कि ओके यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द लास्ट राउंड, इंस्टीट्यूट राउंड के लिए आप शॉर्टलिस्ट में हो, आप आ सकते हो काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे। अगर 10 सीटें हैं तो 100 बच्चों को बुलाएंगे।
आपको बुला लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। उस पर इथिकल भी होता है कि वो 10 टाइम बच्चों को बुलाएंगे और उसमें जिसका स्कोर सबसे ऊपर होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। कुछ कॉलेजेस मॉपअप राउंड में भी कर चुके हैं कि एडिशनल अमाउंट की डिमांड करी है। यहाँ पे वो बोलेंगे कि अगर आपका एनआरआई अमाउंट है तो आप एनआरआई दो, और अगर उस कॉलेज को पता है कि हम मेरी सीट्स नहीं फिल हो रही हैं एनआरआई से, तो वो कॉलेज अपनी फीस भी फिल करेगा। इसके ऊपर क्या होता है कि किस कॉलेज के ऊपर कितना ज़्यादा लोड आ रहा है। अगर उसको पता है कि मेरे पास लाइक फॉर एग्जाम्पल 20 सीट्स बची हैं और मेरे पास तो 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको पता है कि मेरी सीट्स निकल जाएंगी। बट अगर किसी कॉलेज को पता है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 30 सीट्स बची हैं बट मेरे पास ज़्यादा बच्चा नहीं आ रहा है, मेरे पास 100-150 ही बच्चा आ रहा है, तो वो अपनी फीसेस को कम भी कर सकता है। बहुत से कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं। हम हमेशा क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं अच्छा ऐसा कहाँ होगा कि जहाँ पे कम पैसा हो जाए हम वहाँ पे चले जाएं, कहाँ पे नॉर्मल फीस में हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यही करना होगा कि आप मल्टीपल चॉइसेस भरो। आप उसके बाद देखो कि आपको कहाँ कहाँ से कॉल्स आई हैं। आप देखो कि उस कॉलेज में कितने बच्चे गए हैं, कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। मॉपअप राउंड में पूरा आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स थी। ये सब देखते हुए आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। जो बच्चों के पास 96 नंबर भी हैं, लोवेस्ट नंबर पे भी हैं, आपको भी सीट मिल सकती है अभी भी एमबीबीएस में, अगर आपको एनआरआई की फीसेस देने में प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको बजट का प्रॉब्लम ना हो। सीट ज़्यादातर निकलेंगी आपकी साउदर्न इंडिया में, बिल्कुल लास्ट में पौंडीचेरी में, आपका तमिलनाडु में निकलेंगी, कर्नाटका में निकलेंगी, महाराष्ट्र में निकलेंगी। दो रीज़न है निकलने के। यही एक ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पे मैक्सिमम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा ये रीज़न है कि यहाँ पे एनआरआई सीट्स हैं। जो आपके रीजनल काउंसलिंग हो रही है, जो आपके रीजन में हो रही है, यानी कि जो स्टेट की काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड का इतना रोल नहीं होता है, बिकॉज मॉपअप राउंड जाते जाते गवर्नमेंट सारी सीट्स को ख़त्म कर देती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि फॉर्म में भी आपसे एक कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने लिखा रखा था कि लाइक मॉपअप राउंड के बाद भी अगर आप एक चॉइस दे दीजिए, अगर सीट बचती है तो आपको उस कॉलेज की सीट मिल जाएगी। तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। ये एनआरआई सीट्स के लिए बेसिकली ये काउंसलिंग होती है, और जहाँ पे थोड़ी बहुत सीटें बच गई हैं, 2 4 5 सीट वहाँ के लिए होती है। इस तरह से आपका स्टे वैकेंसी राउंड होगा। इसमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट होता है, 80% जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कॉलेज का होता है, 20% इन्वॉल्वमेंट इसमें गवर्नमेंट का होता है, एमसीसी का होता है। उसमें जो एमसीसी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें मेजरली ये होता है कि स्टूडेंट एलिजिबल गया हो, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, वो नीट में रजिस्टर्ड हो। इस तरह से आपकी स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। 27 से मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टार्ट हो जाएगी पूरी तरह से। 26 की को शाम को इसके नोटिफिकेशन आएंगे। 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन तक चलना है। 31 की भी मॉर्निंग पे भी कॉलेज एडमिशन ले सकता है, और उसको 31 अगस्त को लिस्ट भेज देनी है फाइनल एमसीसी को कि ये लास्ट हमारे ये 150 स्टूडेंट की लिस्ट है जिनका मैंने इस साल एडमिशन लिया है, जिसको फिर वो बाद में एमसीसी क्रॉस चेक करती है कि ये बच्चे सारे एलिजिबल हैं एडमिशन देने के लिए कि नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होगी। और इसमें डेंटल की जो सीट्स बची हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्टेट डेंटल के लिए बाद में कराएंगे, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा कि डेंटल की काउंसलिंग डिले होगी, जैसे कि महाराष्ट्र में दिया है, यूपी में दिया है, और भी काफ़ी स्टेट्स में है कि उसको बाद में कराएंगे। टीम में भी चांसेस हो सकती है कि आपको डेंटल के लिए कुछ एडिशनल टाइम मिल जाए। बट अगर हम इस पर मेडिकल पे देखते हैं, एमबीबीएस के लिए देखते हैं, तो एमबीबीएस 31 अगस्त को पूरी तरह से इंडिया में एडमिशन इसके फ्रीज हो जाएंगे एज पर शेड्यूल, जैसा अभी तक नोटिफिकेशन था। इस अगस्त में कोई चेंजेस ना आए। और इसके बाद भी अगर आप लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो देयर आर एम्पल ऑफ कोर्सेज जिसमें आप जाके कुछ कर सकते हो और लाइफ में सक्सेस लाइफ को टच कर सकते हो। मेडिकल साइंस से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज हैं इंडिया में, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इंडिया के बाहर जाके आप ले सकते हो। जैसे मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप किस कॉलेज से पढ़ते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कहाँ से ज़्यादा नॉलेज निकाली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज फ्यूचर में आपके कॉलेज डिग्रीज ये सब पीछे टाइम के साथ छूट जाएंगे, आपके साथ जो रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज रह जाएगी। सो बीइंग अ नॉलेजेबल पर्सन इज़ अ गुड थिंग। आप कॉलेज की हंट पे मत जाओ कि ये कॉलेज इंडिया से करते हो या बाहर से करते हो, सब सेम है। आप कहाँ से ज़्यादा को नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो। होता क्या है कि कई बार हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बिकॉज हमारे पास निगेटिव उसके फीडबैक्स आ रखे होते हैं कि आप इंडिया के बाहर जाओगे तो आप वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, एमसीआई का टेस्ट में प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड इसके लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ के समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइक एक गिलास में पानी है, आप उस गिलास को अगर पलटोगे
तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसमें से कॉफ़ी नहीं निकल सकती, उसमें से चाय नहीं निकल सकती, उसमें से कोल्ड ड्रिंक नहीं निकल सकती, उसमें से पानी ही निकलेगा। तो वही बंदे वो होते हैं जो किसी चीज़ को निगेटिव बोलते हैं, जो अंदर से निगेटिवनेस जिनके अंदर होती है। अगर आपके अंदर निगेटिविटी भरी है तो आपको लाख कोशिश करके भी पॉजिटिविटी दिखाई जाए तो आप उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देख पाओगे, आप निगेटिव साइड को ही देखोगे। और जब भी आप कांटेक्ट में किसी के आओगे तो आप उसी को आगे पास आउट करोगे। तो ये सिर्फ एक निगेटिविटी है, एक मिथ है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेन कमी जो है इस समय टैलेंट की कमी है, कोशिश करने वालों की कमी है। कई बार होता है कि हम मान लेते हैं, लोगों की सुन लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, बट हमने कभी वहाँ पे जाके देखा नहीं कि फैक्ट क्या था। तो अब्रॉड हमेशा से बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है, अभी भी अच्छा ऑप्शन है, आगे भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इंडिया में भी एमपीएल ऑफ कोर्सेज हैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो कि आपका एडमिशन कहीं पे नहीं हुआ। परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सोचो कि अभी आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्टेंट ये है। बिकॉज लाइफ फिनिश नहीं हो गई, लाइफ बहुत आगे है और इसके ब्यूटीफुल कोई और नहीं बनाएगा, आप खुद बनाओगे। तो ये अपनी ज़ील मत ख़त्म हो जाने दो। अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे पॉलिटिशियन बनो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनो, अच्छे बिजनेसमैन बनो। लाइफ में कुछ भी अच्छा बनो, बट इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे इंसान बनो। और अच्छे इंसान वही होते हैं जो अपने ऊपर खुद पे भरोसा रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सीट नहीं मिली है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लाइफ रुकी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में अगर आप कर सकते हैं, बस कमी है करने वालों की, कर्म करने वालों की। कर्म युग है ये। तो आप लोग कुछ करो, सोचो नहीं। ठीक है। एंड स्टे वैकेंसी राउंड में अगर किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही है स्टिल, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो। 100% आपको मदद करेंगे और आपको सीट मिलेगी। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स की मदद करी है सभी को ऑलमोस्ट सीट मिली है। काफ़ी लोगों ने पेड सर्विसेज ली है, कुछ मैक्सिमम लोगों को हम लोग ने अनपेड सर्विसेज दी थी, सभी को सीट मिली है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। मेडिकल में जिन बच्चों का एडमिशन हो भी गया है, आप लोग अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो। घर से कई बच्चे होंगे जो पहली बार काफ़ी दूर जा रहे हैं घर से पढ़ाई करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नई चीज़ को पाने के लिए नई पुरानी चीज़ें खो देते हैं। तो अपनी जो ग्रेविटी है, माइंड को बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइंड को बढ़ाने के चक्कर में अपने हार्ट को पीछे मत जाने दीजिए। बिकॉज हार्ट ही एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरे के बारे में सोचती है। माइंड हमेशा खुद के बारे में सोचता है। काफ़ी चीज़ें इस काउंसलिंग में देखने को मिली जो मैंने भी सीखी। एक स्टूडेंट हमेशा सीखता रहता है और आई वुड लाइक कि मैं मरते दम तक हमेशा स्टूडेंट हूँ। बिकॉज स्टूडेंट का मतलब होता है कि सीखना, कहीं से भी सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहे तो लाइफ बहुत कुछ सिखाने के लिए है। बिल्कुल डेस्परेट मत होइए। अगर एमबीबीएस में सीट नहीं मिली, हो सकता है आपके लिए लाइफ और बड़े तोहफे लेके और कुछ और लेके आई हो, वो आपसे बड़ा सोच रही हो। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे वैकेंसी राउंड में अच्छे से अप्लाई कीजिए। इधर एमबीबीएस मिल सकता है, अच्छा मौका है, लोअर मार्क्स है, अगर बजट अच्छा है 100% मिलेगा, कंफर्म एडमिशन मिलेगा। और अगर स्कोर मीट का है आपका 350 से 450 तक है तो विदाउट डोनेशन, विदाउट एनी एनआरआई सीट, नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा पे भी सीट मिलेंगी। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में जाना है और जहाँ से हमको सीट ग्रैब कर सकते हैं, कैसे सीट ले सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर फ्यूचर। डू सब्सक्राइब द चैनल एसीएस, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि ऐसे ब्यूटीफुल वीडियोस आपको आगे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर लिसनिंग एसीएस।